हम्म। कल्पना कीजिए कि एक समुदाय है जो किसी राज्य की कुल आबादी का करीब 60% हिस्सा है। 60%। हाँ, 60%। और जो मतलब सदियों से वहां रह रहा है, जिसने 1857 की क्रांति में अपना खून बहाया और राज्य के निर्माण में अपनी पूरी ताकत झोंक दी। लेकिन जब बात सरकारी नौकरियों की आती है, या मुख्य धारा के संसाधनों की बात आती है। बिल्कुल, हम्म। तो उनकी हिस्सेदारी मात्र 5% रह जाती है। हम्म। मतलब ये कोई काल्पनिक कहानी नहीं है। ये झारखंड के सदान समुदाय का एक बहुत ही जटिल और हैरान करने वाला यथार्थ है। और देखिए, यही वो विरोधाभास है जो इस विषय को सिविल सेवा परीक्षा के लिए, विशेष रूप से जेपीएससी मुख्य परीक्षा के लिए इतना ज्यादा महत्वपूर्ण बना देता है। हम्म। क्योंकि जब आप ऐसे विषयों पर लिखते हैं ना, तो परीक्षक केवल ये नहीं जांचता कि आपने कितने तथ्य रटे हैं। वो ये देखता है कि क्या आप इस ऐतिहासिक और सामाजिक दर्द को एक प्रशासक के नजरिए से पन्नों पर उतार सकते हैं या नहीं। सही कहा। और हमारी आज की इस गहन चर्चा का मुख्य उद्देश्य यही है। आज हमारे पास जो स्रोत सामग्री है, वो केवल इतिहास की कोई आम किताब नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये असल में जेपीएससी में टॉप करने वाले परीक्षार्थियों की एक बेहद गोपनीय पीपीटी और रणनीतिक रूपरेखा है। हम्म। इसका विषय है झारखंड का इतिहास एवं संस्कृति, सदान और नागपुरी भाषा। हाँ। तो आज हम केवल जानकारी पर बात नहीं करेंगे, बल्कि इस रणनीति को डिकोड करेंगे कि कैसे एक साधारण उत्तर को एक मास्टर आंसर में बदला जाता है। और उस रूपरेखा में जो सबसे पहली बात पत्थर की लकीर की तरह कही गई है, वो ये है कि ज्ञान चाहे कितना भी हो, अगर ढांचा सही नहीं है तो नंबर नहीं मिलेंगे। ढांचा मतलब वो जो गोल्डन रूल दिया है पहली स्लाइड में। एकदम। नियम यह है कि मुख्य परीक्षा के हर उत्तर में एक मजबूत डेटा वाली प्रस्तावना होनी चाहिए, फिर अवधारणाओं को समझाने वाले फ्लोचार्ट या डायग्राम, और अंत में एक बहुत ही संतुलित निष्कर्ष। मतलब ये तीनों चीजें अनिवार्य हैं। अनिवार्य है। अगर ये ढांचा नहीं है तो आपका उत्तर बस भीड़ में खो जाएगा। तो चलिए इसी ढांचे का उपयोग करते हुए हम अपनी चर्चा आगे बढ़ाते हैं। जब कोई अभ्यर्थी उत्तर लिखना शुरू करता है, तो लंबी भूमिका बांधने के बजाय सीधे ठोस डेटा से शुरुआत करनी चाहिए, है ना? बिल्कुल। इस स्रोत सामग्री में साफ है कि शुरुआत जनसांख्यिकीय विभाजन से होनी चाहिए। हाँ, मैंने वो पाई चार्ट देखा जहाँ सदान आबादी का 60% है, आदिवासी 28% हैं और बचे हुए 12% में नवागंतुक या बाहर से आए लोग शामिल हैं। सही। लेकिन यहाँ एक बहुत बुनियादी सवाल खड़ा होता है कि आखिर हम सदान को परिभाषित कैसे करें। क्योंकि ये कोई एक विशेष जाति तो है नहीं। बिल्कुल नहीं। सदान कोई जाति नहीं, बल्कि एक वृहद समाज है, मतलब एक पूरा का पूरा समुदाय। अगर सबसे प्रामाणिक परिभाषा की बात करें तो सदान झारखंड में निवास करने वाले वे मूल गैर जनजातीय लोग हैं जो वर्तमान आदिवासी की परिभाषा में नहीं आते। मतलब वे आदिवासी नहीं है, लेकिन उतने ही पुराने मूल निवासी हैं जितने के आदिवासी। एकदम सही। ये समुदाय प्राचीन काल से ही जनजातीय समाज के साथ एक सिम्बायोटिक रिलेशनशिप में, यानी सहजीवी संबंध में रहता आया है। अब यहाँ से ये विषय काफी ऐतिहासिक गहराई में चला जाता है। जब हम सदान शब्द की व्युत्पत्ति को देखते हैं, तो विद्वानों में कोई एक राय नहीं है। मुझे तो ये ऐसा लगा जैसे हम प्याज छील रहे हों। प्याज छील रहे हो। हाँ। मतलब हर विद्वान सदान शब्द की एक नई परत खोल रहा है। जैसे कुछ लोग इसका संबंध कबूतर की एक प्रजाति सदा से जोड़ते हैं। हाँ, कबूतर वाला तर्क बहुत दिलचस्प है। क्योंकि कबूतर घर में रहने वाला और शांतिप्रिय पक्षी है, और सदान समाज का मूल चरित्र भी हमेशा से स्थायी और शांतिप्रिय रहा है। लेकिन उत्पत्ति का ये दृष्टिकोण केवल एक शुरुआत है। अगर हम डॉक्टर बीपी केसरी के मत को देखें, तो वो बहुत ही दार्शनिक लगता है। हाँ, उन्होंने तो सत्य, सत, सदेय और सदमा जैसे शब्दों से इसकी उत्पत्ति बताई है। बिल्कुल। लेकिन मैं सोच रही थी कि डॉक्टर केसरी ने इस शब्द को इतने पवित्र नजरिए से क्यों देखा? इसके पीछे क्या ऐतिहासिक कारण हो सकता है? देखिए, इसका ऐतिहासिक संदर्भ बहुत गहरा है। झारखंड का इतिहास हमेशा से बाहरी हस्तक्षेप और संघर्षों का रहा है। तो ऐसे में डॉक्टर केसरी ये स्थापित करना चाहते थे कि ये जो मूल गैर जनजातीय समाज है, ये कोई शोषक या आक्रमणकारी वर्ग नहीं है। अच्छा। ये वो समाज है जिसका आधार सत्य और प्रकृति के साथ तालमेल बिठाकर रहना है। ये तो बहुत सुंदर विचार है। लेकिन इसके उलट रामधारी सिंह दिनकर का मत एकदम अलग है। हाँ, दिनकर जी इसे एक बिल्कुल प्रागैतिहासिक संदर्भ में ले जाते हैं। उन्होंने कहा है कि सदान असल में यक्ष,
राक्षस, नाग और किरात जैसी जातियों के अंग हैं, मतलब जो हमारे प्राचीन ग्रंथों में मिलती हैं। बिल्कुल। और एक और मत है शारीरिक रंग रूप का, जहां माना गया भी सादा या साफ रंग वाले लोगों को सदान कहा गया। तो जब एक छात्र ये सारे अलग अलग मत अपनी कॉपी में लिखता है, तो परीक्षक को लगता है कि छात्र ने विषय की ऐतिहासिक जड़ें पकड़ी हैं। एकदम। लेकिन ये ज्ञान और भी प्रभावशाली हो जाता है जब उसे सही तरीके से पेश किया जाए। हाँ। अक्सर छात्र सदान और आदिवासी के बीच अंतर समझाने के लिए लंबे लंबे पैराग्राफ लिख देते हैं। हाँ, जो कि बोरिंग हो सकता है। और इसीलिए टॉप स्कोरर की रणनीति बताती है कि यहाँ हमेशा एक तुलनात्मक तालिका या टेबल का उपयोग करना चाहिए। टेबल मतलब एक तरफ आधार, दूसरी तरफ सदान और तीसरी तरफ आदिवासी। हाँ। ये समय भी बचाता है और स्पष्टता भी लाता है। जैसे अगर हम मूल के आधार पर तुलना करें तो सदान गैर जनजातीय मूल निवासी हैं, जबकि उम्मा आदिवासी जनजातीय मूल निवासी हैं। और सामाजिक संरचना में भी बहुत अंतर है। सदान समाज मुख्य रूप से समुदाय आधारित है, जहां लोग एक दूसरे पर निर्भर है, और आदिवासी समाज कबीलाई व्यवस्था पर आधारित रहा है। बिल्कुल। इसी वजह से आदिवासियों की प्रकृति घुमंतु रही है, जबकि सदानों का स्वभाव कृषि आधारित और स्थायी रहा है। और संवैधानिक स्थिति भी अलग है। आदिवासी पूर्णतः अनुसूचित श्रेणी में है, जबकि सदान समाज का बड़ा हिस्सा अनुसूचित नहीं है। सही कहा। रुकिए, यहाँ एक ऐसा पॉइंट है जहाँ अक्सर बहस उलझ जाती है। कौन सा पॉइंट? अगर सदान आदिवासी नहीं है और गैर जनजातीय है, तो क्या उन्हें दिक्कू कहा जा सकता है? अच्छा, दिक्कू वाला भ्रम। हाँ, क्योंकि झारखंड में अक्सर विमर्श आदिवासी बनाम बाहरी का ही रहा है। तो क्या सदान बाहर से आए हुए लोग हैं? ये बहुत ही आम भ्रम है और हमारी स्रोत सामग्री इस भ्रम को बहुत ही तार्किक तरीके से तोड़ती है। एक बॉक्स में साफ लिखा है कि सदान दिक्कू नहीं है। तो फिर दिक्कू कौन है? देखिए, दिक्कू शब्द उन नवागंतुकों के लिए इस्तेमाल होता है जो ब्रिटिश काल या उसके बाद आए और जिनका मकसद संसाधनों का शोषण करना था। अच्छा, मतलब शोषक वर्ग। हाँ। इसके विपरीत सदान सदियों से यहाँ रह रहे हैं। उन्होंने आदिवासियों की जमीनें नहीं छीनी, बल्कि वे उनके साथ संसाधन साझा करते आए हैं। बिल्कुल। इसलिए एक आदर्श उत्तर में ये साफ होना चाहिए कि सदान यहाँ के सहमालिक और मूलवासी हैं। ये बहुत बड़ा स्पष्टीकरण है और प्रजातीय दृष्टि से इनके दो प्रकार भी बताए गए हैं। हाँ, एक वो जो झारखंड के साथ साथ देश के अन्य हिस्सों में भी हैं, जैसे ब्राह्मण, राजपूत, और दूसरे वो जो केवल झारखंड में हैं, जैसे बड़ाई, करोतिया आदि। तो ये तो साफ हो गया कि सदान कौन है। अब जो दूसरा प्रश्न है वो उनके योगदान और चुनौतियों पर है। हाँ, परीक्षक आपके उत्तर में यही खोजेगा कि उन्होंने झारखंड की पहचान बनाने में क्या योगदान दिया है। और यहीं पर रणनीति बहुत रचनात्मक हो जाती है। पीपीटी में सांस्कृतिक समन्वय को समझाने के लिए वेन डायग्राम का उपयोग किया गया है। वेन डायग्राम का उपयोग इतिहास के उत्तर में एक मास्टर स्ट्रोक है। मुझे भी यही लगा। मतलब ये वेन डायग्राम एक कल्चरल स्मूदी की तरह है, जहां दो अलग-अलग स्वाद मिलकर एक नया स्वाद बना रहे हैं। बहुत सही तुलना की आपने। अगर आप उस डायग्राम को देखें तो एक गोले में सनातन या हिंदू प्रभाव है, जैसे वर्ण व्यवस्था, 16 संस्कार और पितृसत्तात्मक परिवार, और दूसरे गोले में आदिवासी प्रभाव है, जैसे प्रकृति पूजा, बलि प्रथा और सरना संस्कृति। लेकिन असली जादू तो उस ओवरलैप वाले हिस्से में है ना? बिल्कुल। उस ओवरलैप वाले हिस्से में दोनों का सार है। यहीं हमें भूत प्रेत और ओझा डाइन में साझा विश्वास दिखता है। और ग्राम देवता जैसे साग और ब्रह्म की पूजा। हाँ, और सबसे खास अखरा संस्कृति, जहाँ पूरा गांव एक साथ जुटता है। और इस समन्वय का सबसे बड़ा सबूत तो यहाँ के पर्व त्योहार हैं। कर्मा, सरहुल, सोराय, ये ऐसे त्योहार हैं जिन्हें ईसाई और मुस्लिम सदान भी सद्भाव से मनाते हैं। और नृत्य गीत की बात करें तो डमकच, झूमर और वाद्य यंत्रों में मांदर, ढोल, ये तो हर समुदाय की धड़कन है। मुझे पीपीटी का वो खूबसूरत कोट याद आ रहा है, यहाँ बोलना ही गीत है और चलना ही नृत्य है। आहा, क्या पंक्ति है। ये लाइन तो उत्तर में जान डाल देगी। बिल्कुल। लेकिन उत्तर का दूसरा पहलू भी है, चुनौतियां। एक प्रशासक को केवल अच्छी चीजें ही नहीं देखनी चाहिए। हाँ, वो तराजू वाला डेटा, जहां आबादी 58% है लेकिन नौकरियों में हिस्सेदारी मात्र 5% है। और ये एक बहुत गंभीर आर्थिक विफलता है। लेकिन ऐसा हुआ क्यों? क्योंकि सदाना समाज मुख्य रूप से कृषक रहा है, या फिर पारंपरिक पेशे जैसे टोकरी बुनना,
मिट्टी और पीतल के बर्तन बनाना। अच्छा, तो मतलब वे आधुनिक अर्थव्यवस्था से तालमेल नहीं बिठा पाए। हाँ, और सरकारी नीतियों में भी इस विशाल वर्ग के कौशल विकास पर वो ध्यान नहीं दिया गया जो देना चाहिए था। और सामाजिक चुनौतियां भी तो हैं, जैसे महिलाओं की स्थिति। बिल्कुल। पितृसत्तात्मक समाज होने के कारण साक्षरता में करीब 20% का भारी अंतर है। और डायन प्रथा और मानव तस्करी जैसी गंभीर चिंताएं भी हैं। कई वर्गों में तो विधवा विवाह की अनुमति तक नहीं है। सही कहा। लेकिन इन चुनौतियों के बावजूद ऐतिहासिक योगदान को हम एक टाइमलाइन में लिख सकते हैं। हाँ, प्राचीन काल में नागवंशी राजा फणिमुकुट राय के साथ राज्य संचालन, फिर 1857 की क्रांति में विश्वनाथ शाहदेव और शेख भिखारी का नेतृत्व, और अंत में 15 नवंबर 2000 को पृथक राज्य निर्माण में उनका आदिवासियों के साथ संघर्ष। इसलिए निष्कर्ष हमेशा इसी साझी विरासत पर आधारित होना चाहिए। तो हमने संस्कृति और चुनौतियों को डिकोड कर लिया। अब उस तीसरे मास्टर प्रश्न पर आते हैं जो इन सबको जोड़ता है, नागपुरी भाषा। हाँ, नागपुरी भाषा जो आदिवासियों और सदानों के बीच संवाद का मुख्य सेतु है। पीपीटी में इसे सिर्फ एक भाषा नहीं बल्कि एक लिंग्वा फ्रैंका कहा गया है। लिंग्वा फ्रैंका यानी वो संपर्क भाषा जो अलग-अलग मातृभाषा वाले लोगों को जोड़ती है। जब एक मुंडारी बोलने वाले आदिवासी और एक सदान को बात करनी होती है तो वे नागपुरी का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन जो बात मुझे सबसे ज्यादा हैरान करती है वो इसका भौगोलिक विस्तार है। मतलब ये सिर्फ झारखंड तक सीमित नहीं है। बिल्कुल नहीं, ये छत्तीसगढ़, उड़ीसा और यहाँ तक कि असम के चाय बागानों तक बोली जाती है। और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बांग्लादेश के कुछ हिस्सों में भी। ये हुआ कैसे? देखिए, जब ब्रिटिश काल में मजदूरों को असम या बांग्लादेश काम करने ले जाया गया तो वे अपने साथ अपनी भाषा भी ले गए। मतलब उन्होंने विस्थापन के बावजूद अपनी सांस्कृतिक पहचान को बचाए रखा। बिल्कुल। लेकिन इस भाषा की उत्पत्ति को लेकर भी बड़ा डिबेट है। एक स्लाइड में जॉर्ज अब्राहम ग्रेसन का नाम क्रॉस किया हुआ था। हाँ, क्योंकि ग्रेसन ने इसे सिर्फ भोजपुरी की एक उपबोली बता दिया था। अच्छा, तो फिर आधुनिक और प्रमाणिक मत क्या है? प्रमाणिक मत फादर कॉनराड बोकाउट, प्रोफ केसरी कुमार और विशेष रूप से श्रवण कुमार गोस्वामी के 1972 के शोध पर आधारित है। उन्होंने क्या साबित किया? उन्होंने साबित किया कि नागपुरी का जन्म अर्धमागधी अपभ्रंश से हुआ है। मतलब जिस स्रोत से मगी, मैथिली और भोजपुरी निकली हैं, उसी से नागपुरी भी निकली है। एकदम सही। इसलिए ये भोजपुरी की उपबोली नहीं बल्कि उसकी सहोदर यानी बहन है। और परीक्षा में इसे समझाने के लिए वो विकास वृक्ष या इवोल्यूशन ट्री वाला फ्लोचार्ट बहुत असरदार है। हाँ, सबसे ऊपर संस्कृत, उससे पाली, फिर प्राकृत या अपभ्रंश और फिर अर्धमागधी अपभ्रंश, जिससे वो 4 शाखाएं निकलती हैं, मगी, मैथिली, भोजपुरी और नागपुरी। ये फ्लोचार्ट परीक्षक को सेकंडों में बता देता है कि आपको भाषा विज्ञान की स्पष्ट समझ है। और इसके बाद शिष्ट साहित्य का विकास आता है। इसे 5 प्रमुख परंपराओं में बांटा गया है। बिल्कुल। पहली परंपरा में जनक रघुनाथ नृपति आते हैं जो प्रथम कवि थे, और हनुमान सिंह। दूसरी में महंत घासी और कंचन, जिनकी रचनाएं भक्ति और प्रेम पर थीं। फिर तीसरी परंपरा जो पूरी तरह सगुण निर्गुण भक्ति आंदोलन पर केंद्रित थी, जैसे राम कृष्णो। लेकिन चौथी परंपरा तक आते आते साहित्य का स्वर एकदम बदल जाता है, क्योंकि वो स्वाधीनता संग्राम, अकाल और बिरसा मुंडा के आंदोलन का दौर था। मतलब धनीराम बख्शी की रचनाओं में उस दौर का दर्द झलकता है। हाँ, और अंत में 5वीं या आधुनिक परंपरा आती है जो औद्योगिकरण और विस्थापन की पीड़ा को दर्शाती है। इसमें प्रफुल्ल कुमार राय और डॉक्टर बीपी केसरी का प्रथम महाकाव्य मेवाड़ केसरी बहुत प्रमुख है। तो अगर हम इस पूरी पीपीटी का निचोड़ निकालें, जिसे टॉपर फॉर्मूला कहा गया है, तो वो 4 चीजें हैं। पहला, प्रस्तावना, जहां 60% सदान आबादी जैसे डेटा से शुरुआत हो। दूसरा, आरेख, पैराग्राफ से बचें और वेन डायग्राम या विकास वृक्ष का प्रयोग करें। तीसरा, प्रमाण, ग्रियर्सन या श्रवण कुमार गोस्वामी जैसे विद्वानों के नाम जरूर लिखें। और चौथा, निष्कर्ष, उत्तर का अंत हमेशा झारखंड की साझी विरासत और समावेशी संस्कृति के साथ होना चाहिए। ये रणनीति सच में किसी भी साधारण उत्तर को बहुत शानदार बना सकती है। बिल्कुल। और अंत में मैं श्रोताओं के लिए एक विचार जरूर छोड़ना चाहूंगा। जी बिल्कुल। इन उत्तरों को लिखने का अभ्यास सिर्फ जेपीएससी पास करने के लिए नहीं है। जब कोई सदान और नागपुरी के इतिहास को
उस 58% बनाम 5% के संघर्ष को या बांग्लादेश तक भाषा के पहुंचने को इतनी गहराई से समझता है तो वो केवल एक प्रशासक नहीं बनता। सही कहा। वो इस राज्य की मिट्टी की असली धड़कन को समझने वाला एक सच्चा नागरिक बन जाता है। इस सामग्री ने केवल उत्तर लिखना नहीं बल्कि सोचना सिखाया है। क्या अद्भुत विचार है वाकई। ये सिर्फ परीक्षा नहीं बल्कि समाज को समझने की एक यात्रा है। आज के इस गहरे विश्लेषण में हमारे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद। सीखते रहिए और इस साझी विरासत को एक्सप्लोर करते रहिए।